हेलो दोस्तों, नमस्कार। L&R क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रवि चौधरी, व्याख्याता इतिहास, और मेरे साथ है लक्ष्मी चौधरी, सहायक आचार्य हिंदी। हाँ। आज हम दोनों चर्चा करेंगे साक्षात्कार किस प्रकार दें, और साक्षात्कार की जो सामान्य चर्चा है, किस प्रकार का आप ड्रेसअप होना चाहिए, किस प्रकार के आपका टर्नआउट होना चाहिए, किस प्रकार का आपका प्रवेश होना चाहिए, किस प्रकार के सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं जो सभी के लिए कॉमनली, विषय वाइज नहीं है। आप विषय की विशेषता न पता करके केवल जो सामान्य माहौल बनाया जाता है और सामान्य जो सवाल होते हैं जो सबसे पूछे जाते हैं, कोई भी विषय हो, चाहे इतिहास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, उनमें सामान्य प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। मैंने भी 2 बार इंटरव्यू दिए, एक में सक्सेस हुआ, एक में असफल हुआ। मैडम ने भी 2 इंटरव्यू देखा है, दोनों आरपीएससी से। तो जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो चाहे चाहे कहीं का साक्षात्कार हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आपका और कोई वैकेंसी का हो, आरपीएससी का हो, चाहे कॉलेज, चाहे आचार्य का हो, चाहे एसआई का हो, उनमें जो सामान्य प्रश्न होते हैं वो सबसे पूछे जाते हैं। और सबसे पहले तो आपका जो साक्षात्कार की डेट आई उस समय जो तैयारी करते हैं, जैसे आपका टर्नआउट के लिए, ड्रेस के लिए किस प्रकार के आप चुनाव करें, किस प्रकार के आपके हेयर कट होने चाहिए, किस प्रकार के आपके जूते होने चाहिए, किस प्रकार का आपका प्रवेश होना चाहिए, किस प्रकार का आपका एग्जिट होना चाहिए, किस प्रकार के आपको बैठना है, किस प्रकार के आपको लेसन देना है, क्या है, ये सामान्य चर्चा करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं मैडम जी से कि आपने अपने जब डेट आई उसके साथ आपने किस प्रकार की जो सामान्य तैयारी की, जैसे आपने अपने हेयर कट के बारे में, या सामान्यतः नेल पॉलिश के बारे में, या ड्रेसअप के बारे में आपने क्या क्या तैयारी की और किस प्रकार के आपने उस दिन फेस किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएं। बात करते हैं वेशभूषा के बारे में। जैसा कि सर ने अभी बताया कि साक्षात्कार देने जाने वाले अभ्यर्थी के व्यक्तित्व बहुत महत्व, और व्यक्तित्व देने का सबसे पहला माध्यम वेशभूषा ही होती है। तो उसके बारे में अभ्यर्थी काफी सोचता है कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं। जैसे मैं थी, कहने से कौन सी ड्रेस पहनूं, सलवार सूट पहनूं या साड़ी पहनूं, दो ऑप्शन में। उसमें से मैंने ऑप्शन लिया साड़ी, क्योंकि घर में मैंने बातचीत की, दोनों ऑप्शन ट्राई किया, और उसके बाद मुझे लगा कि साड़ी में ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा मुझे आत्मविश्वास लगेगा साड़ी के साथ। साड़ी को ज्यादा, वैसे कोई साड़ी ही, महिला अभ्यर्थी है और साड़ी ही पहने ऐसा, सलवार सूट भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपके ड्रेसअप का तरीका है, तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए। और रही बात महिला अभ्यर्थी के मेकअप की बात है, लाइट मेकअप अगर आप करते हो, लाइट होना चाहिए, तो सामने वाले को बिल्कुल भी प्रकार से इरिटेटिंग ना लगे, ऐसा मेकअप आप कर सकते हैं। और ज्वेलरी पहनते हैं, पहननी है। और रही बात जूतों की, ये भी बिल्कुल हो, फ्लैट्स या थोड़ी सी चल जाएगा, लेकिन आप अपने आप को सहज महसूस करें ऐसे। और रही बात पुरुष, बताइए। पुरुष अभ्यर्थी, मेरा विचार ये है कि सामान्य दर्जी से सिलाई हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। और जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, और जो सिलाई का होता है वो भी अच्छा नहीं होता। अधिकतर जो इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे कोई किसी का भी इंटरव्यू हो, यूपीएससी से लेकर जो नीचे तक के इंटरव्यू है, उनमें सामान्यतः कलर होते हैं वो भी ज्यादा डार्क यूज नहीं करने चाहिए। और अगर आपके चेहरे पे अगर डार्क कलर सूट कर रहा तो आप पहन भी सकते हो, आपको जहाँ सहज लगे। सामने वाले को चुभना नहीं चाहिए कि ये कलर क्यों पहन के आया, और ऐसा भाव नहीं पैदा हो कि ये कलर अच्छा नहीं है। आपको सामान्यतः जो पहनते हैं या नॉर्मल चीज है उसमें आपको हल्के कलर पहनने चाहिए, और पैंट का डार्क कलर यूज कर सकते हैं, और जूते आप स्पोर्ट्स शू के बजाय लेदर के जूते पहने, और पॉलिश किए हुए जूते होने चाहिए। और कम से कम 1-2 बार पहन करके उनको ट्राई करें कि मेरे जूते मुझे काट नहीं रहे हैं, या मैं सहज रूप से बैठ पा रहा हूँ, या उनमें सहज रूप से चल पा रहा हूँ। क्योंकि आप इंटरव्यू कक्ष में घुसेंगे, कुछ कदम चलना पड़ेगा, निकलते टाइम चलना पड़ेगा, लेसन देते टाइम चलना पड़ेगा। और फिर आप अगर कपड़े ज्यादा टाइट है तो फिर आसानी से बैठ नहीं पाओगे, और उनको भी इसके अच्छा लिए नहीं। मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, पहले ट्राई कर लेना चाहिए एक बार। अगर साड़ी के लिए मैं कहूंगी, लेकिन जेंट्स की जो ड्रेस है उस करके किया जा सकता है, उससे बैठने में। लेकिन साड़ी के साथ ऐसा नहीं है, साड़ी को पहन कर देखा जा सकता है महिला अभ्यर्थी के लिए, लेकिन जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हम साड़ियाँ बिल्कुल ही पहनना पसंद पर अलग है। लेकिन तो टाइट जैसे कपड़े हैं तो वो अगर पहनने के बाद या एक या दो बार पहनने के बाद ज्यादा करने वाले होते हैं।
और मेरा विचार है कम से कम आप 2 ड्रेस तैयार रखें, वैकल्पिक साड़ी भी 2 तैयार रखें और ड्रेस भी 2 तैयार रखें, क्योंकि कभी इंसिडेंट कोई हो गया या चाय भी गिर गई तो इमरजेंसी में अगर आपके चेंज करना पड़े तो आपके पास दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए सर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, हम चाय पी रहे हैं 2 बूंद, वो इंटरव्यू देते वक्त जो हमारी सहज सी बातें हैं लगेगा कि हमारे पास एक विकल्प जरूर होना चाहिए अगर जरूर। और पुरुष अभ्यर्थी कुछ लोग समझते हैं कि टाई और सूट पहनना चाहिए। अब आप पे है टाई और सूट पहने, परंतु अपना राजस्थान गर्म जलवायु वाला प्रदेश है, तो यहाँ पर इस मौसम में अगर इंटरव्यू चल रहे तो उसमें अगर सूट पहने हुए आप रहोगे तो ज्यादा सहज नहीं रह पाओगे। और ये अपन को पेशा है जो शैक्षणिक कार्य वाला है, इसमें सूट का अपने ऊपर ज्यादा बैठता भी नहीं है। फिर भी आपकी मर्जी, अगर आप सूट पहनना चाहें या अगर रूटीन में कोई सूट पहन रहा है जिसको कंफर्टेबल लगता है, कोट पहन सकते हैं, कोई है नहीं कि आप नहीं पहन सकते। ड्रेस कोड पहनना जरूरी। रही बात आपके टाई की, तो टाई के साथ अगर आप कंफर्टेबल तो टाई पहनिए, और कभी पहले टाई नहीं पहनी है तो टाई पहली बार पहनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और पहन रहे हैं बिल्कुल सहज महसूस। सबसे बड़ी बात है सर, जब हम प्रवेश करते हैं उससे लेकर और बाहर साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। साक्षात्कार जो कक्ष है वो आरपीसी के काफी बड़े कक्ष है, और इनमें जो आप बाहर की तरफ एक व्यक्ति बैठा रहता है वो आपके लिए दरवाजा खोलता है, या फिर आप जाकर उनको, वो व्यक्ति कहता है कि आप अंदर जा सकते हो, या वो परमिशन लेता है कि सर मैं भेज दूं अंदर। तो जैसे आपके लिए दरवाजा खुला या आपने दरवाजा खोला, तो दरवाजे के अंदर प्रवेश करोगे तो उन मेंबर से पूछना है आपको प्रवेश के लिए कि सर मैं या मैडम है जो आपको लगता है ये हेड ऑफ हो सकती है, उनसे पूछे सर मैं अंदर आ सकता हूँ या मैडम मैं अंदर आ सकता हूँ या अंदर आ सकती हूँ, ये पूछ करके अनुमति लेकर के अंदर जाएं। कोशिश ये करें, अगर आप अंदर चले गए हैं और चले गए, आपने 2 कदम बढ़ा दिए, फिर आपको दोबारा जाकर के पीछे मुड़ के ये नहीं करना है कि सर मैं कम इन या परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। जैसे आप हो गया वो होने दो, उसके बाद अगले कदम पे आप आगे बढ़ो। जब आप चेयर के पास पहुंच गए, चेयर पे आप जाकर के पास खड़े हो गए, तब आपको अधिकतर ध्यान ये रखना है कि वो मेंबर आपको बोलेंगे बैठ जाइए आप, या आपका ना। पहले हमें, जैसे हम चल कर गए, अक्सर जैसे मेरे साथ हुआ था तो दरवाजा दोनों बारी बंद था, तो मैंने अपने आप दरवाजा खोला था, तो मैंने किया था कि आ सकती, तो इस प्रकार से हम पूछ लें तो बेहतर रहेगा। और नहीं पूछ पाते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि भाई क्यों नहीं, वो नहीं सोचेगा, रात दिन वो इंटरव्यू लेने का काम करता है। फिर भी हमें ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि जब हम अंदर चले जाते हैं उसके बाद सबसे पहले हमें एक साथ सभी को, अक्सर आजकल जैसे 2 पुरुष हो 1 महिला हो या 2 महिलाएं हो 1 पुरुष, ऐसा अक्सर होगा, क्योंकि 3 मेंबर या 3 सदस्य रहेंगे, एक जो आरपीएससी है वो रहेंगे, तो तीनों का लिंग निर्धारण हमें अलग से करके और नमस्कार नहीं करना है, सभी को सामूहिक रूप से ये सभी नमस्कार या नमस्कार ऐसे कर जवाब देकर वो अपने आप ही कह देते आप बैठ जाइए। वो कहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कहते हैं आपस में बातचीत, तो हमें क्या करना है, 1 मिनट जाना है। के बाद अगर वो फिर भी आपस में बात कर रहे हैं, जैसे वो पहले के अभ्यर्थी के बारे में बात कर रहे हैं या कुछ भी आपस में आपसी बातें कर रहे होते हैं, और वास्तविक बात ये है कि इंटरव्यू लेने वाले मेंबर का काम डेली का है, इंटरव्यू लेना, साक्षात्कार डेली होते हैं, अपनी रोजमर्रा की बातें ही वहां पर कर रहे हो सकते हैं, तो हम खुद भी चला कर क्या मैं बैठ सकती हूँ या क्या मैं बैठ सकता हूँ। नहीं, आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, यार ना पूछो, आप खड़े रहोगे 2 मिनट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेयर के पास 2 मिनट खड़े रहो। हाँ, और फिर वो आपको मेंबर जैसे ही उनका काम फ्री हो जाएगा, यार उनको लगेगा कि अब इनको बैठने के लिए तो बैठने के लिए जैसे ही बोलेंगे आपको बैठ जाइए आप, तो आप चेयर पे बैठ करके उनको धन्यवाद ज्ञापित कर सकते, धन्यवाद मैडम, या जिसने आपको कहा है धन्यवाद सर, या उसको ज्ञापित कर सकते हैं हम ऐसे, या धन्यवाद बोल भी सकते, तो भी हमें सहज रूप में उस समय की प्रक्रियाएं ज्यादा हमें याद रखने की, सहज तरीके से वो कार्य अपने कर। ये सहजता तब आएगी जब आप
घर में इसकी प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल। 2 चेयर लगा लीजिए, सामने कोई आपका परिवार का मेंबर बैठ जाएगा, दूसरी तरफ आप आओगे, अब फिर कक्ष में प्रवेश करोगे, बैठने का तरीका है, और बैठोगे तब मुख्यतः वहाँ एक सामने टेबल रखी होगी, पीछे की तरफ चेयर रखी होगी, तो चेयर को पीछे करके आप ज्यादा बजानी नहीं है, उसको पीछे करके आराम से बैठ सकते हो। और सामान्यतः हाथ को आप सीधे रख के बैठे, हाथ को ज्यादा जोड़े नहीं, हाथ को ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करें, और बात कर रहे हो तो हाथों हाथ का ऐसे मूवमेंट हो हिलना सकता नहीं है चाहिए, ऐसे मतलब यूं को नहीं लगना चाहिए कि भाई कि डर आप लग रहा है। तनाव में हैं। आप तनाव में, आपके आप कितने भी आत्मविश्वास तनाव में हो, हो पर रही है। तनाव को शो नहीं करना है, हाँ, कम से पर कम ये तनाव है। तो होगा, होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तनाव होगा। लेकिन उस तनाव को हमें क्या करना है, पहले भी हम बात कर रहे थे कि मेंटेन इस तरीके से करना है, वैसे अपने आप तनाव वो आधा उतर जाता है जब हम अंदर प्रवेश का सहज माहौल ही हो, तो हम अपने आप ही आपको शांत कर लेते हैं। तनाव का मैनेजमेंट ही आपके सबसे बड़ा एंट्री होता है। तनाव ने जिसने मैनेज कर लिया, और फिर आपको जैसे सवाल पूछे तो आपको उनके ज्यादा उत्तर सोचने की जरूरत नहीं है, सामान्यतः 1-2 सेकंड आप लीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, और फिर आप उसका जो उत्तर आ रहा है आपको वो सामान्यतः दे दीजिए। उसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है कि भाई मैंने इसका उत्तर ये होगा, सामने वाला क्या मेरे से पूछेगा, कुछ नहीं। आपको जो जैसा सामान्य उत्तर आए, जैसे आपकी शुरुआत होगी वो आपके नाम से होगी, क्या आपका नाम क्या है, या आप अपने बारे में बताइए, तो आप जैसे जैसे चीजें बताएं उनके अनुसार वो इंटरव्यू आगे बढ़ता है। जैसे और आप, अगर यहाँ पर मैं बीच में ये कहना चाहूंगी कि अगर हमें जवाब नहीं आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि 30 सवाल पूछे गए और 30, अगर हमें नहीं आ रहा है तो हमें बेझिझक मना कर देना। जैसे मेरे से पूछा था गिजू भाई के बारे में, उनकी पुस्तक के बारे में, हाँ उस समय चर्चा में थी, लेकिन मैंने उसके बारे में नहीं पढ़ रखा था, तो मैंने मना कर दिया। एक ऐसे हम मना कर सकते हैं, मना करना कोई गलत, और उनको हम कंफ्यूज नहीं कर सकते, उनको हम अंधेरे में तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते, क्योंकि फिर रात दिन इंटरव्यू लेने का काम है, तो सब पहले से पता होता है फिर क्या बता रहा है, उसका उसको जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा। कोशिश ये रखनी है जितना कम झूठ बोला जाए, अगर झूठ भी बोलने की जरूरत आए तो उसकी तैयारी पहले कर ली जाए, और कोशिश ये रखे झूठ बोलना ही नहीं है। झूठ चलेगा नहीं। आपको जो चीज आप सहज है, जैसे आपकी 10वीं के मार्क्स है, 10वीं के है, 12th के मार्क्स है, 12th है, फिर आपको पूछा गया कि 10वीं और 12वीं में आप 12वीं में फेल कैसे हो गई, तो आपको सहज जो भी हुआ, आपकी उस समय की जो परिस्थिति आ रही है वो आपको बतानी है। ऐसा नहीं आप काल्पनिक कहानी गढ़े और उनको फिर आप गुमराह करें, तो वो आपको उस गुमराह में से प्रश्न पूछेंगे, आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आंखों ये में देखकर पहचान लेते हैं कि आप सच बोल रहे हो या झूठ। और जैसे आपके पास मान लो पूछा गया कि भाई आपने एमए 2 बार की, तो एमए 2 बार की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे मैडम से पूछा था कि आपने एमए दोबारा क्यों की, तो ये मैडम ने बताया कि उस टाइम मुझे पीएचडी के लिए एंट्रेंस करना था, तो पीएचडी मेरिट बेसिस पे बन रही थी और मुझे परसेंटेज कम थे, तो मैंने दोबारा की। तो ये सहज उत्तर हुआ, और सामान्य तो उत्तर आपका जो विचार है वही होता है, और जो आपके विचार है वो सामान्य हर व्यक्ति के विचार होते हैं, अपन ऐसी चीजें क्यों करते हैं। तो इसलिए ये करना है कि आपको उन चीजों को गुमराह नहीं करना, जैसी चीजें आपको आ रही है उनके बोलते रहना, और जो जो नहीं आ रहा है उसको सीधा बोलिए, माफ कीजिए श्रीमान जी, या माफ कीजिए मैडम, सॉरी मैम, जो भी आप शब्द यूज करते हैं वो सामान्य शब्द, सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं। मतलब ये कि सॉरी मैम या माफ करें, मुझे इसका उत्तर नहीं आ रहा है, फिर आप पे कोई दबाव नहीं डालेगा आपको इसका उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, आ नहीं रहा है तो नहीं, वो दबाव डालेंगे नहीं, वो अगला सवाल पूछे। अगर हमने पूरा जवाब नहीं दिया और मना भी नहीं किया तो वे उस पर बात करें, तो वे उसी पर बार बार बात। एक बार मना करने से उस साइड में जो इंटरव्यू गुजर रहा है वो एकदम स्टॉप हो जाता है। एक बहुत बड़ी चीज फायदा मिलता है इससे। मान लो आपकी चर्चा हो रही है आधुनिक समय के ऊपर, कोई भी चर्चा हो रही, कोई लेखक आ गया या कोई आधुनिक जो बहुत बड़े मुद्दे हैं जैसे जातिगत जनगणना हुई, इससे क्या फायदे क्या नुकसान, आप इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हो तो सामान्यतः उनको ऐसा इस प्रकार का उत्तर दे दीजिए ताकि उसके ऊपर आगे नहीं बढ़ा जा सके। या फिर आप जैसे किसी व्यक्ति का नाम पूछ लिया कि ये व्यक्ति कौन है या वर्तमान में ये मंत्री कौन है, तो आपको उत्तर नहीं आ रहा, आप सीधा बोल दीजिए कि मुझे नहीं आ। उन पर भी निर्भर करता है। जैसे मेरे से सारी चीजें पूछी गई थी कि भाई आदिवासी में आपने क्या पढ़ा, मतलब कौन कौन से लेखक है क्या है, तो मैंने इनको पढ़ रखा था। हरिराम जी मीणा मेरे टॉपिक में थे, तो उनका धूनी तपे तीर पढ़ रखा था। लेकिन मेरा ये बताने के बाद भी उन्होंने मेरे से इसके बारे में ना पूछ, और रमणिका गुप्ता जी के बारे में पूछा जिनके बारे में मैंने नहीं पढ़ा था। तो वो उन पर डिपेंड करता है ऑल ओवर। मतलब हम बाकी सारी चीजें भी, उपन्यास भी खूब सारे उन्होंने मेरे से पूछे, स्त्री विमर्श पर बात की,
नाम भी मैंने, हम कई बार कहते हैं और होता है कि हम नाम लेते हैं वहां से पूछ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने नाम भी लिए, कृष्णा जी का नाम लिया, प्रभा खेतान जी का नाम लिया, सबका नाम लिया, लेकिन वहां से वे नहीं पूछे। तो क्या पता कैसे लगा कि इनको के बारे में पता नहीं, पता नहीं लगा, लेकिन वो हमारा लक है कि हमसे पूछे या नहीं पूछे। अगर कृष्णा सोबती पर ज्यादा पूछते तो मेरी क्या अच्छे से, तो हमारी जो तैयारी है उनका नाम तो हमें लेना ही है, ज्ञान के प्रकार उनको के बारे में बताने, तो हमें करना या ना पूछे वो बाद की बात। कुल मिला के जो आपका सो बेस्ट या जो आपका सबसे अच्छा है उसको उनके सामने प्रस्तुत करो। और अधिकतर ये होता है कि जो आप प्रस्तुत करते हैं उसमें से सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। फिर कुछ सवाल ऐसे भी पूछे जाएंगे जो उनको अपेक्षा लगता है इनका उत्तर नहीं आ रहा, तो आपको नहीं आ रहा तो कोई बात है, आप मना कीजिए। तो सामान्य प्रश्न उनकी बात करें तो सबसे पहले आपको अपना बायोडाटा तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद आपका बायोडाटा तैयार करने की बात करें तो आप जो भी देते हैं के अलावा अपने को अपने लिए भी एक बायोडाटा तैयार करके रखें, कंप्यूटराइज या हैंडमेड जो आप चाहते हो, 10वीं 12वीं बाकायदा सब कुछ आपको पसंद क्या है। वैसे हॉबीज वहाँ लिखी नहीं जाती, लेकिन पूछने वाला जो आरपीएससी मेंबर है वो मुख्य किरदार है, और वो पूछ ले कि भाई आपको पसंद क्या है, आपकी हॉबी क्या है, तो हॉबी पर भी हमें अपना पूरा तैयार करके रखें, हॉबी ये है और इसमें अगर मेरे से ये पूछा तो मैं जवाब दूँ। इस तरीके से हमें बायोडाटा को अच्छे से, हमने बीए कहाँ से की, एमए कहाँ से की, और भी पीएचडी है, अगर किसी पीएचडी है तो उसे अपने को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करके रखना है। अक्सर पीएचडी टॉपिक पर इंटरेस्ट स्टार्ट होते हैं और वहीं, जैसे आप पहले अपना जो गृह जिला है, आपका गांव है, या आपके गांव की जो चीजें फेमस है, या जैसे हम बाड़मेर के, बाड़मेर में क्या फेमस है, या किराड़ू मंदिर है तो किसने बनाए, तो सामान्यतः हर व्यक्ति को जानकारी होती है, उसकी आप पूरी जानकारी लिख लें और याद कर लें कि भाई ये चीजें है। जैसे आपको उस समय की कोई चर्चित घटना हो, जैसे मैडम से पूछा गया कि उस समय जिलों का वाला वो चल रहा था, जिलों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जिले के लिए किस व्यक्ति ने, आपके कौन से एमएलए जिन्होंने अपने जूतियों का त्याग कर दिया है, तो आपको ये सामान्य हर जूते के चल रहे थे मदन प्रजापति जी उस समय बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर पहले घोषणा कर रखी थी, अगर बालोतरा जब नहीं बना तब तक मैं जूते नहीं पहनूं। तो उससे पहले क्या हुआ था, यहाँ पर एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगी कि हमसे पहले जिनके इंटरव्यू चलते हैं उनसे बात करना भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। कि मेरी एक दोस्त है, उनसे ये पूछा था, वो बाड़मेर की है, इसी बात है कि आप अपने अड़ोस पड़ोस को, अपना जिला भी और पड़ोसी भी, जैसे जोधपुर की बहुत सारी बातें, तो आप अगर चूरू के हैं तो सीकर की, या पाली के हैं तो जोधपुर की, वहाँ की बातें अपने को थोड़ी थोड़ी, जो बड़ी बड़ी बातें, तो जैसे रूपायन संस्थान मेरे से किया गया, ऐसी बातें जो अधिक हमें तैयार करना, अपना जिला और अपना पड़ोस अगर कोई बड़ा जिला है, और जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर लें कि भाई जिले का क्या है बायोडाटा, मतलब जिले के बारे में फेमस चीजें क्या है। सामान्यतः जो सामान्य व्यक्ति को जानकारी होती है, जो अपन से बाहर रखता है, वही पूछते, ज्यादा आपको जीके नहीं पूछा जाएगा कि बाड़मेर का निर्माण कब हुआ, या डाटा नहीं पूछे जाएंगे, आपको ये पूछा जाएगा कि रिफाइनरी फिर भी बाड़मेर कब बना है, क्या है, इन सारी चीजों को हमें पता होना चाहिए। देखिए स्थापना किस, आप अपने तरीके से करंट इवेंट से लेकर और प्राचीन से प्राचीन बात, अगर आपके जिले की, और एक बात ध्यान देगा, अंदर की बातें नहीं पूछी, ऊपर की और बड़ी बड़ी बातें। हमारे यहाँ पर रिफाइनरी है मान लो, तो रिफाइनरी अक्सर पूछी जाती है। जोधपुर की बात हो रही है तो सौर ऊर्जा पर बात हो जाएगी, बडला पार्क है या जोधपुर, तो भी जुड़, बड़ी बड़ी बातें जो आपके जिले, छोटा सा मुद्दा अगर आप तैयार कर लोगे, वाले को जानकारी नहीं होगी तो वो कैसे आपसे उस पर बात। अधिकतर करंट चीजें पूछी जाती जो वर्तमान में और ज्वलंत मुद्दा है। जैसे अभी अपने बाड़मेर कलेक्टर आई टीना डाबी जी, तो उनके बारे में चर्चा हो सकती है, ये क्यों फेमस थी, इन्होंने आपके जिले में आते ही क्या सुधार किए, क्या नया कुछ किया है। जो व्यक्ति चर्चित होता है, जैसे कोई आपका यहाँ का लेखक चर्चित है, जैसे कि हाल ही में कोई पुस्तक आई हुई है
या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कोई पुरस्कार मिला हो बड़ा। जैसे रूमा देवी जी के बारे में पूछा जा सकता था, बाड़मेर ने पूछा भी कईयों से कि रूमा देवी जी वो किस फील्ड में क्या क्या काम कर रही है। और इस प्रकार जैसे दूसरा है कि आप जिस फील्ड से आ रहे हैं, जैसे मान लो मैं टीचर था या स्कूल लेक्चरर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं फौज से एक्स सर्विसमैन हूँ, तो उस जिसमें आप वर्तमान पदस्थापित या जहाँ आप पहले काम कर सकते हैं, उनके जो आपके सामने जो समस्याएं आई है या उस फील्ड में आपने अच्छा क्या किया, आपने कुछ। अगला सवाल आपसे यही होगा कि आप अगर पहले से टीचर हैं तो आप कॉलेज प्रोफेसर, तभी आपके पास उचित जवाब होना चाहिए। आप उच्च, और अगर आप किसी दूसरी सर्विस में, कोई चिकित्सा विभाग में है, फौज में है, या किसी पुलिस में है, तो उनसे बाकायदा पुलिस में अगर कोई बात होगी, जरूर होगी, ये विभाग के बारे में होगी, और ये भी पूछा जाएगा कि वो विभाग आप तो छोड़ रहे हो। ऐसे भी कहेंगे कि क्या कमी है तो उसको आप छोड़ना चाहते हो, तो उसमें हमें उस विभाग को भी बताना है और अपने विभाग जो को भी बिल्कुल सकारात्मक। हाँ, नेगेटिव विचार नहीं होते, बिल्कुल। आपको एक पॉजिटिव विचार होने चाहिए। वो ये चाहते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो, पॉजिटिव विचार वाले व्यक्ति हो, उनको ही चाहिए। जैसे मुझे पूछा गया था, मैं जब बीएड कर रहा था और एसआई का इंटरव्यू देने गया था, उसमें मेरा सिलेक्शन एसएससी में हो, तो वो पूछा कि आप बीएड करते हुए टीचर बनना था, फिर आप एसआई में क्यों जाना चाहते हो। फिर ये पूछेंगे आपके एसआई में जाने का उद्देश्य ये है, तो आप बता दिए, फिर उसमें से सवाल आएंगे, तो सवाल के अंदर से सवाल उठते हैं। तो ये सामान्य चीजें। एसआई में करके आए, लेकिन एसआई का जो जॉब इन्होंने किया वो शिक्षा विभाग में इन्होंने साथ में नहीं किया, तो अभी कॉलेज का इंटरव्यू देने गए तो वहां पर ये चीज नहीं पूछे क्योंकि हमारे बायोडाटा में अगर है और हम खुद मेंशन करते हैं, तो आप जहां हो वहां की बात अगर सामने वाले के सामने आएगी तो आपसे उसके बारे में। और कई बार ये भी होता है, कई ऐसे हैं विद्यार्थी जो साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं, बाद में आर्ट्स जुड़ गए हैं, तो उनसे साइंस के बारे में बात हो तो अपने आप को अगर आप साइंस के हो, बहुत टाइम हो गया साइंस को छोड़े हुए, तो आप जल्दी से अपना मुद्दा बदल दीजिए, थोड़ी सी उस पर बात करिए और आप आर्ट्स की तरफ। वो फिर अगर कोई सामने वालों में से कोई साइंस का ज्यादा नॉलेज वाला हुआ तो अपने लिए कर सकता है। सही है। मुझे जब मैं एसएससी वाला इंटरव्यू देने गया तो मुझे इकोनॉमिक्स के बारे में सवाल पूछे गए, तो मुझे इकोनॉमिक्स आ नहीं रही थी। मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मुझे इकोनॉमिक्स, तो क्या आपके एमए बीए में सॉरी इकोनॉमिक्स थी, आपको नहीं है। मैंने कहा आलिम सर पढ़ी नहीं है, तो मुझे इकोनॉमिक्स में ज्यादा रुचि भी नहीं रही, तो मुझे नहीं। फिर वो ज्योग्राफी में आए, तो इस प्रकार जो आपके पूरे सब्जेक्ट है जिसके आप बीएससी है या उसके बारे में भी आपको कुछ समझ होनी चाहिए कि भाई हिस्ट्री है, मान लो कि फिजिक्स है, फिजिक्स का कौन जन्मदाता है, फिजिक्स में नया कौन सी थ्योरी आई है, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। वहाँ देखें कि साइंस का है और साइंस पर ज्यादा अगर बात होने लगे तो हमें उनको बिल्कुल डाइवर्ट करना है, नहीं तो वो साइंस में चले जाएंगे। साइंस में हमें नहीं ले जाना है, तो अपनी जो विषय है पर लाना है। इस विषय में आप वर्तमान जितना जल्दी लाएंगे उतना। और फिर उस समय के जो आपके फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में चर्चा कर ले, जो आज वर्तमान समय के देश की घटनाएं, कोई फेमस बड़ी घटना हो या जिले की या राष्ट्र की या राज्य की कोई बड़ी घटना या इंटरनेशनल भी बड़ी घटना हो पिछले 7-8 दिनों में या 10 दिनों में जो सुर्खियों में रही है, उनको थोड़ा सा आप नजर डाल दें और इस घटनाओं को भी थोड़ा मेमोराइज कर ले। भाई हाल ही में जैसे हिंदी का दे रहे थे, हिंदी में कौन हुआ, या किसी इतिहास का दे रहे थे, इतिहास में जैसे कोई नहीं पखवाड़ा जैसे चल रहा है, पखवाड़े में आप क्या क्या, अगर आप पहले से स्कूल में है कहीं पर आप लगे हुए, तो आप हिंदी पखवाड़े को लेकर आप क्या कार्यक्रम कर रहे हो, कैसे है। दूसरी बात है कि हर चीज को आजकल एनईपी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है, तो एनईपी पर बात हो सकती है, तो आपको कम से कम 4-5 एनईपी के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वर्तमान शिक्षा मंत्री के बारे में हो सकती है, हायर एजुकेशन शिक्षा मंत्री के बारे में हो सकती है, या महिलाएं तो महिलाओं मंत्रियों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। उनके नाम अपने को परफेक्ट याद होने, मंत्रियों के नाम अगर महिला अभ्यर्थी जरूर याद करें, महिला पदों पर जो पहले रही है उनके नाम भी याद करें जरूर। और उसके साथ ही साथ सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वर्तमान में जो बार बार सुर्खियों में आते हैं या अपने शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पद है, चाहे वो मंत्री है, भले कोई भी बड़ी निदेशक है, कि हमें नाम जरूर रिकॉग्नाइज कर लेने
हाँ, मतलब मंत्री जी हुए, राज्य मंत्री हुआ, कैबिनेट मंत्री हुआ, उसके बाद अपना निदेशक महोदय हुए, और उसके साथ साथ वर्तमान में अगर किसी ने अच्छा काम किया, जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार आपके वहां से किसी महिला को या पुरुष को मिला है, शिक्षक को, तो उनके नाम भी आपको होने चाहिए। और उन्हें फिर आपसे भी ये भी पूछ सकते हैं कि आप इस फील्ड में जाओगे तो आप नवाचार क्या करोगे, तो नवाचार के एक आपके खाका होना चाहिए दिमाग में कि मैं ये नवाचार करूंगा। और कई बार ये सवाल बनता है कि आप क्यों सहायक आचार्य बनना, तो इस पर भी हम कॉलेज को भाई कॉलेज एजुकेशन से 3-4 ऐसे मुद्दे बताएं, बड़े बच्चों को लेकर ऐसी कुछ बात बताएं, देश के भविष्य को बताएं, जिससे सामने वाले को लगे ये बच्चे को कुछ आता तो है, करना चाहता है। फिर वो ये सामान्य सवाल होने के बाद आपके विषय पर आएंगे। विषय पर आपकी शुरुआत सामान्य सवालों से होगी, ज्यादा कठिन सवालों से नहीं होगी। जैसे आपको पूछ लिया शुरुआत में वर्णमाला ही पूछ ले हिंदी में, या फिर आपने हाल ही में कौन सा कोई साहित्य पुस्तक पढ़ी हो, या हाल ही में कौन सा लेखक फेमस है उसकी कोई पुस्तक हो, उसकी समीक्षा हो, फिर उस विषय की पत्र पत्रिकाएं कौन सी आती है उनके बारे में, या फिर आपने कौन सी पत्रिका पढ़ी यार, आपने कोई निबंध पढ़ा है या कोई उपन्यास पढ़ा है, फिर आपकी रुचि किस विद्या में, कौन से आपको इंटरेस्टिंग है, जैसे आपको उपन्यास पसंद है या कहानी पसंद है तो आपने उपन्यास कौन से पढ़े हैं। तो इस प्रकार की चर्चाएं होती और ये होगी पक्का। तो उनकी आप कम से कम 1-2 विषय के जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उन कहानियों में, कविताओं, उपन्यास में, आप उनको पढ़ लें। कम से कम मैं तो कह रहा हूँ 1-2 नहीं, 5-7 आपके उपन्यास या कहानियां पढ़ी हुई, जो लेटेस्ट हो, या पुरानी है तो भी कोई बात नहीं, आपकी पढ़ी। लेटेस्ट होना जरूरी नहीं है, कहानी या उपन्यास या कविता आप वो तैयार करें जो ज्यादा कोर्सेज में लगी रहती है और जो विशेषज्ञ बैठे हैं उन्होंने पढ़ी है। अगर हम किसी ऐसी नई कहानी को बात कर देंगे तो उन्होंने कभी नहीं पढ़ रखी है तो उस पर वो बात नहीं कर, हमें वैसी ही कहानियां, जैसे अब हिंदी की बात अगर करें तो नशा कहानी हो गई, ईदगाह हो गई, या वापसी पिरवंदा जी की हो, ऐसी कहानियों का जिक्र करें। जौक हो गई अमरकांत जी, ऐसी कहानियां, या ऐसे उपन्यास, गोदान हो गया, निर्मला उपन्यास है, या फिर झूठा सच, बड़े उपन्यास हो, बड़े नाटक हो, राकेश जी, या फिर कविताओं की बात करें तो प्रसाद हो गए, ताला हो गए, पुराने में हमारे तुलसीदास हो गए, कभी हीरा है, इन पर अच्छी बात हो सकती है, बजाय कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसे वो सामने वाले नहीं, अगर सामने वाले को अपने कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी नहीं, हरगिज नहीं। अधिकतर इंटरव्यू जो मेंबर आते हैं वो अबो 50-55 के होते हैं, तो उनका जो उस समय का साहित्य होता है उसमें ज्यादा रुचि रहती है और वो लेकर भी उधर ही जाते हैं। जैसे आप हिंदी में है तो हिंदी की जो विधाएं है उनके बारे में, जैसे उपन्यास है उसकी समीक्षा है, या उपन्यासों के बारे में कौन सी पहले जो फेमस पत्रिकाएं, जो फेमस सवाल आते हैं। पत्रिका पर बात करें तो हमें कम से कम 1 या 2 पत्रिका, एक तो पक्का आप भले ऑनलाइन पढ़ें ऑफलाइन पढ़ें, मैं तो ये कहूंगी कि कम से कम साल भर की पत्रिका को, जैसे आप मधुमती पढ़ना चाहते हैं तो मधुमती के कम से कम 5 या 6 अंक तो पढ़े, तभी हम वहां बता पाए हम इसे निरंतर पढ़ रहे हैं। तो कैसे बताएंगे 1 अंक पढ़कर, फिर तो उनको पता होगा कि भाई आपने तैयार किया है। और 2 या 3 पढ़े तो और अच्छी बात है, हंस है ऑनलाइन मिल सकती है, मधुमती अपने राजस्थान की है, ऑफलाइन भी आराम से मिल, अपनी माटी भी पढ़ी जा सकती है, खूब सारी पत्रिकाएं और भी चलती, कोई भी पत्रिका हम पढ़ सकते हैं। आलोचना पहले नामवर जी की बहुत अधिक आलोचना पर आप इतना बात भी हम नहीं कर पाए, तो नहीं, वैसी पत्रिकाएं हमें उन्हीं का नाम लेना है जो हम आसानी से जिस। और दूसरी बात यह है कि पत्रिका का नाम लें, उसके संपादक का, उप संपादक का, और उसके बारे में सारी वो कहाँ से निकली है, कितनी कैसी है, मासिक है, प्रकार की है, ये सब हमें जानकारी होना जरूरी है। ये नहीं हुआ तो सीधे चोर बन जाएंगे, पता था नहीं। और कुल मिला के जो आप कर रहे हैं वो आपके वहां दिखना चाहिए, मतलब आपको झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा, आप हाँ। उन चीजों को पहले से प्रिपेयर करके जाओगे तभी वहां बता पाओगे। और एक चीज मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि कई बार ये होता है कि कई लोग कहते हैं कि भाई वो फलाना उपन्यास है कि आप समीक्षा पढ़ लीजिए और बता दीजिएगा। अगर आपने झूठा सच की पढ़कर सामने वालों को बता दिया कि मैंने वो उपन्यास पढ़ रखा,
तो दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर सामने वाले ने पूरा पढ़ रखा है तो किस कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया, और जैसे ही जैसे पुरी के बारे में पूछ लिया, झूठा सच का पुरी चरित्र है के बारे में पूछा, तो अगर इन्होंने समीक्षा केवल पढ़ी है उसमें कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में है, ये है, थोड़ा सा पढ़ा है, तो वो अंदर से नहीं बता पाएंगे। ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें अगर किस विधा का नाम लेना है, किस पुस्तक का नाम लेना है, तो उसे पढ़ना है, समझना है और उसकी समीक्षा करने के बाद नाम लेना है। और कोई दूसरे सब्जेक्ट का भले ही विद्यार्थी हो, सब्जेक्ट से आप जुड़े हो, वहां पर नाम कि मैंने ये पढ़ रखा है वही नाम ले जो आप वास्तव में पढ़ रखा है। हाँ, पूछा जाता है हाल ही में आपने क्या पढ़ा क्या है। पढ़ा का जवाब अपने पूछा भी जाए, नहीं भी पूछा जाए, हाल ही में क्या पढ़ा, ये सवाल मुझे तो ना बार नहीं पूछा, लेकिन अक्सर लोगों से पूछ, हमें इन सवालों का जवाब हमेशा तैयार रखना चाहिए। उसके बाद अपना जो लेसन है वो मेन है कि आपको एक लेसन देना है, और अधिकतर 90% आपको लेसन दिलवाया जाता है। और कुछ लोगों को तो कहते हैं अपनी पसंद का लेसन दे दो, और कुछ कुछ लोगों के वो अपने आप टॉपिक देते हैं। जैसे मुझे कहा था कि रस पर आप रस पढ़ाई, तो और 99% कहा जाता है कि आप अपनी पसंद से पढ़ेंगे। मुझे अपनी पसंद का पूछा गया, तो मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पे पढ़ा दिया। तो नगर नियोजन क्या था, मतलब मैंने लेसन क्यों चुना है कि ये कुल मिला के जहाँ डायग्राम हो, जहाँ आप लाइनें खींच करके बता सकते हो, जिसका विभाजन हो सके, तो बोर्ड पे आप उसके कंटिन्यूटी रख सकते हो। तो लेसन तो आप 2 मिनट दोगे, जैसे परिभाषाओं पे आ जाओगे तो एक परिभाषा बता दो, उसके बाद उसका विभाजन बता दो, उसके जो गुण है वो, या जो चीजें आपसे पूछी गई, आपने रस पे दिया मैं रस पर दिया तो मेरा अनुभव बड़ा खतरनाक रहा कि शुरुआत बड़ी अच्छी रही, बिल्कुल रस निष्पत्ति से, जहां से उन्होंने कहा बीच में वो रोकते बहुत है, रोकना उनका काम है, रोकेंगे, तो रोका तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं लगातार रही, भरत मुनि स्टार्ट करने को कहा, वहां से मैंने किया, फिर मैंने रस निष्पत्ति को समझाया, समझाने के बाद उन्होंने वापस से मुझे कह दिया कि ये तो शास्त्रीय, बच्चों को कैसे समझ आएगा बताइए। तो मैंने फिर उदाहरण के माध्यम से, जो मैं वास्तव में मतलब तुलसीदास जी का उदाहरण था राम सीता जी के प्रेम का, उससे मैं समझाना चाहती थी, और वही भी मैं करना चाहती हूँ। वो अनुभव, वो रोकने का भी प्रयास करेंगे, वो बार बार कि ये मत लिखो, ये मत, मुझे कह दिया पेन के हाथ मत लगो, वो समझो। वो क्लास के अंदर आप कैसी परिस्थितियों में आप दे सकते हो या नहीं दे सकते, मतलब जैसे अपन अनुभव वाले व्यक्ति है तो क्लास से लेते रहते हैं, तो कोई समस्या नहीं। और कम से कम आप जो बोर्ड आएगा वो मार्कर वाला बोर्ड होगा, और वहां पर आपको मार्कर से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको मार्कर से विषय लिखना ऊपर, उसके बाद और फिर सब्जेक्ट की शुरुआत कर देते हैं, डेट भी डाल। स्मार्ट बोर्ड नहीं थे, अब अगर स्मार्ट बोर्ड होता नहीं, लेकिन मार्कर बोर्ड रहता, मार्कर बोर्ड अवश्य रहता है, तो मार्कर से आप अपना प्रयास कर सकते हैं, अभ्यास। और सबसे मेन बात है कि आप घर पर ही, बाहर मॉक इंटरव्यू देते हैं, बहुत अच्छी बात है, 1 या 2 दे पाते हैं, 4 दे पाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप घर में अपने कमरे में, अपने घर में अपने दर्पण के सामने कर सकते हैं। अपने घर के जो मेंबर्स है उनको ही आप आरपीएससी मेंबर बना दीजिए, बड़े हैं उनको आरपीएससी के साइड में, आपके कलीग से है कोई, उनको बैठा दीजिए, और आप यकीनन आपके बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और आप जब आरपीएससी के कमरे में जाओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं आया या आई, इतना सहज हो जाओ। कम से कम आपको 2 या 3 लेसन तैयार कर लेने चाहिए जिस सब्जेक्ट के हो, कि भाई मुझे ये मना कर दिया कि और पढ़ाओ। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे अपन लेसन पे आते हैं, 5 टॉपिक तैयार रखे, मेरे पास 5 थे, उन्होंने अपनी मर्जी से किया, उसमें से रस का मैंने वैसे सोचा था कि उदाहरण के माध्यम से रस में जो घटक है वो पढ़ाऊं, लेकिन ये तो मेरे तैयार था, लेकिन उन्होंने तो मुझे रस निष्पत्ति सूत्र लिखने के लिए कहा, उसके बारे में बताने के लिए कहा, उदाहरण तक मुझे जाने नहीं दिया, वो एक अलग बात है। मेरे को बाद में बाहर निकल, तब तक मुझे लग रहा था कि मुझे वो उदाहरण समझाना था, तो वो मौका मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता, ज्यादा मेरे जैसे मुझे मिले हैं 13 मार्क्स, तब इंटरव्यू के मेरे मार्क्स थे, लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि मैं उदाहरण से वो समझा देती, मार्क्स होते 17 होते,
ऐसा हो सकता है आपको उस समय अगर कुछ भी लगे, पर आपको उस समय अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखना है। नहीं, मैंने कंट्रोल तो किया था। लेसन आप दे पाते हो, ठीक है, वो आपके डिस्टर्ब करेंगे, अब मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो आपके पूछेंगे करेंगे, बाद में सवाल पूछेंगे, उसके और सवालों के बीच और सवाल पूछेंगे, फिर आपको उनको संतुष्ट करना है। कहते कि आप पेन को नहीं यूज करोगे, या आप मौखिक बताओ, या आप पेन से लिख कर बताओ। तो लिखने के साथ साथ आपको बोलना है। क्लास को क्या रखना है, जीवंत रखना है। जीवंत रखना, बोलते रहिए बस। आप रुकना ही नहीं, मैं रुकी नहीं, मैं अपने आप को असहज बिल्कुल था। हाँ, पेन रखते वक्त मन में एक भार था, वो हो सकता है यहाँ पर आया होगा, मैं ये और पढ़ा, ये जरूर था। लेकिन मैंने उनके सामने जितना हो सके उतना अपने आप को रखा था। फिर भी अपने आप को पूरी तरह से, हम अगर पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाए तो और ज्यादा। इंटरव्यू है यहाँ पर, हाँ, जैसा यहाँ पर। होगा वो चलाने वाले हैं। हाँ, चलाने वाले वो हैं जिनको उनको पसंद आए इस विद्यार्थी को, कहाँ अभ्यर्थी को कहीं किस तरफ लेके जाना है, किधर मोड़ना है, किस सवाल में लाना। अगर मान लो उनको लगा कि आपकी ग्रामर वीक है तो वो ग्रामर पे आएंगे। आपको लगता है कि उनको लगता है कि इसकी कविता वीक है तो कविता भी पूछ सकते हैं। वीक का उनके कुछ भी नहीं रहता। वे क्या करते हैं कि वो मोड़ देते हैं बार बार, कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पूछे, यहाँ नहीं, उससे आगे, उससे आगे, आगे से आगे ले जाने का वे कोशिश करते हैं। और कई बार हमारी बताई हुई बात से कड़ियां से कड़ियां भी जुड़ती है, और कड़ी रोककर नई कड़ी भी सर दोनों बातें। कुल मिला के आपको अभी ये करना है कि सभी आपके जो विधाएं हैं, या सभी जो है मुख्यतः लेसन की तैयारी है, और इसके साथ साथ आपके जो जिला है, आपका परिवेश है, आपके आसपास की जो घटनाएं, उनको तो तैयार करके। सबसे बड़ी बात है सर कि आप तैयारी जो कर रहे हो, आप अपने मैटर को विस्तार मत दीजिए, संक्षिप्त रखिए, और जितना कर रहे हो उसे अच्छे से तैयार कीजिए। और जो व्यक्तिगत प्रोफाइल है उसे और बेस्ट। आप अपने आप को प्रस्तुतिकरण करने में ज्यादा सहज सजग, ज्ञान है वो परख लिया है आरपीएससी एग्जाम से। अब अपने को उस ज्ञान को आरपीएससी सदस्यों के सामने कैसे रखना है, हमारे विशेषज्ञ हमें कैसे परखे, वे हमसे खुश हो जाए, ऐसा काम है। तो कुछ ये सामान्य बातें थी इस पर इंटरव्यू के समय। और फिर आपको लेसन समाप्ति के बाद जब आप बाहर निकलते उस समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे आप लेसन देकर आएंगे, या तो हो सकता है आपको बैठा दिया जाए पुनः, या फिर आपको कहीं। इससे पहले एक बात और है जी, हम वहां पर बोर्ड पर जो पढ़ा रहे हैं, ये जो हाथ से लिखा है, मौका दिया गया तो लिखा गया, तो जो लिखा है उसको हमें बिल्कुल साफ करना, वो हमारे एटिकेट्स में आता है। जरूर उस बोर्ड को साफ करके और वापस उस जगह जहाँ मार्कर था उसी जगह मार्कर हुए, और डस्टर वगैरह जो है अपनी हुए अपनी, और वो अपने आप कह देंगे कि आप बैठिए या आप जाइए। जैसे मेरे से एक बार तो कहा था कि आप बैठ जाइए, मैं बैठी, फिर कहा नहीं, आपका साक्षात्कार हो चुका है, आप जाइए। सरल सा धन्यवाद देना है, बिल्कुल नाम से बात। कुल मिला के बोर्ड आपको साफ करना है, और जो चीजें उठाया, पेन और जो डस्टर था, उसको अपनी जगह रखना है, वापस चेयर पे आके बैठ जाना है। या फिर आप खड़े भी रह सकते हो, बैठने के लिए बोले बैठे, या आप, मैं समझता हूँ वापस आके बैठने जाना चाहिए आपको। लेसन समाप्त हो जाए, आ जाइए तो आप वहाँ बैठ जाइए। फिर आपको वो जो आगे के अगर क्वेश्चन पूछते हैं जवाब दीजिए, अगर क्वेश्चन नहीं पूछते हो, कहते आपका इंटरव्यू समाप्त हुआ, तो आप वहां पर बोलिए धन्यवाद श्रीमान जी या मैडम, जो भी आपको बोलते समाप्त हुआ उनको धन्यवाद दीजिए। चेयर को हल्के से पीछे कीजिए और आराम से जाकर के दरवाजा खोलिए, और पीछे मुड़ने की, देखने की जरूरत नहीं है आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या। बिल्कुल, तो मुड़ना ही नहीं है, मुड़ना है कि पीछे क्या चल रहा है। पीछे मुड़े तो 2 नंबर और कम हो जाएंगे, बिल्कुल 2 नंबर कम हो जाएंगे। इसका कारण क्या है, सीधा सा कारण है कि हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं देख रहे, उनका काम है जो करना है। कितने मार्क्स देने हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, हमें तो सीधा सीधा बाहर आना है। मन में कितनी भले ही लगे कि मुझे कितने मार्क्स मिले, फिर भी सहज सर थोड़ी सी मुस्कान के साथ आ सकते हैं। और चेयर को जहां से उठाई थी, जहां बैठे थे, उस तरह वापस एडजस्ट कीजिए, और खड़े होकर धन्यवाद दो या बैठ के दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप गेट पे आइए, और फिर आप गेट पे आइए और अपने हाथ से गेट को खोलिए, और गेट को खोल करके बाहर जाने के बाद आराम से धीरे से उस गेट को बंद कर दीजिए।
यहाँ तक आपका इंटरव्यू था और धन्यवाद। ये आज के इंटरव्यू के बारे में चर्चा हुई। अगला जो अपनी चर्चा होगी वो हिंदी पर होगी, और हिंदी पर जो मैडम को सवाल पूछे गए थे, स्पेशली मैडम के लिखे हुए सवाल है, वो मैं पूछूंगा, और मैडम ने क्या जवाब दिए उनके बारे में चर्चा करेंगे, और किस प्रकार जवाब दिए उनके बारे में करेंगे। धन्यवाद। दिए किस प्रकार से और ज्यादा अच्छे देने चाहिए थे, उस पर भी बात करेंगे, किस प्रकार जवाब दिए जा सकते हैं। ये बहुत